हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? क्या बोलूं? आई डू हैव नो वर्ड्स। आप पूछेंगे सर ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा आप लोगों के प्यार की वजह से हो गया है। वी हैव रीच्ड या वी हैव क्रॉस्ड द 1000 मार्क। पता नहीं मुझे आप लोगों को मेरी टीचिंग में ऐसा क्या पसंद आया, आई डोंट नो दैट, लेकिन थैंक यू, थैंक यू फॉर वेरी मच ईच एंड एवरी सब्सक्राइब। और इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं हुई हैं। जब सब्सक्राइबर्स कम थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी। नाउ द सब्सक्राइबर हैज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा, मैं और मेरी टीम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो अच्छे से अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो दिया जाए, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो। कंटेंट अच्छे से अच्छा जो है वो आपको दिया जाए, ये कोशिश होगी मेरी और मेरी टीम की। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। एक इंपॉर्टेंट बात और बोलनी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बायो क्लासेस के लिए भी जो है वो इधर उधर भटक रहे होंगे। तो हमारे एक बहुत टैलेंटेड लेडी टीचर है और उनका नाम है रिशु वर्मा। बहुत टैलेंटेड टीचर है एंड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ अ रिप्यूटेड स्कूल ऑफ चेन्स। मैं ये बोल सकता हूँ इंडिया के रिप्यूटेड स्कूल्स के चेन का उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड शी इज वेरी टैलेंटेड एंड अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। शी हैज स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल फॉर बायो क्लासेस। तो आप जो है उनकी जो बायो क्लासेस है उनका नाम है श्री शयम बायो क्लासेस, ये उनका नाम है बायो क्लासेस का। तो आप लोग बायो क्लासेस के लिए उनको जो है उनके आप लेक्चर्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वी आर अगेन ऑन आवर टॉपिक दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जर्मनी का यूनिफिकेशन हम करके आए थे, इटली का यूनिफिकेशन हमने करना है। और ये दोनों यूनिफिकेशंस आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही यूनिफिकेशन, और बहुत बार आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन में ये दोनों में से कोई एक यूनिफिकेशन जो है वो जरूर पूछा गया है। तो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दीज यूनिफिकेशंस, आपको पता होना चाहिए। और हिस्ट्री के इस चैप्टर के ये दोनों यूनिफिकेशन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये कि लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली हैज लॉन्ग history of political fragmentation। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आप जानते होंगे, दैट इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। तो पॉलिटिकली जो हिस्ट्री जो आपकी इटली थी वो आपकी जो थी वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो थी वो डिवाइडेड थी। Italians were scattered over several dynasties, states as well as multinational Habsburg Empire। तो इटली जो थी it was divided among different बहुत सारी states। ठीक है जी, बहुत सारी states, बहुत सारी dynasties, डायनेस्टी, और जो थी हैब्सबर्ग एम्पायर के बीच में जो थी वो डिवाइडेड थी। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द इटली। ये है आपका स्टेट्स,
डायनेस्टीज और हैब्सबर्ग के बीच में इटली जो थी वो आपकी डिवाइडेड थी। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली was divided into 7 states। 19th सेंचुरी में इटली जो थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी? इट वॉज डिवाइडेड अमंग 7 स्टेट्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 स्टेट के बीच में जो थी वो आपकी इटली जो थी वो डिवाइडेड थी। ऑफ विच ओनली वन, सर्दिनिया पेडिमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। और इन 7 में से सिर्फ एक जो थी, हम ये मान लेते हैं कोई एक बोला इसने, वो थी, उसका नाम था आपका सर्दिनिया, SARIDINIA, सर्दिनिया पेडिमोंट, PIEDMONT। ये एक ऐसी एम्पायर थी इटली की जिसको कौन रूल करता था? इटली के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इटली के द प्रिंसेस हाउस ऑफ इटली, ये जो थे, जो राजकुमार थे इटली के, वो इस एम्पायर को जो थे वो रूल करते थे। ध्यान से सुन लीजिएगा, सर्दिनिया पेडिमोंट को जो था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के जो राजकुमार थे या प्रिंसेस थे, दोज रूल्ड दिस सर्दिनिया पेडिमोंट। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? इट वॉज डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग। अब देखिए, मैं आपको इसको जो है वो एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। I will try to understand this concept with the help of diagram। ये आपका जो है, ये फिगर आपकी जो है वो हम इटली मान लेते हैं। This is इटली, ठीक है। आज की इटली को हम इस तरह से एक मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ये जो नॉर्थ पार्ट था, दिस इज द नॉर्थ पार्ट, ये नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ आ गया, ये सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पार्ट था, दिस वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। अभी बताया मैंने आपको, ये लिखा मैंने, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था। तो ये जो नॉर्थ पार्ट था इटली का, दिस वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये आपकी इटली का डायग्राम है, मान लेते हैं दिस इज इटली। ये आपका नॉर्थ पार्ट है इटली का, दिस इज अ नॉर्थ पार्ट। और ये जो था, इट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। ये जो था, ये आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था। किसका? इटली का। ये इटली है, ठीक है जी, दिस इज इटली। ये इटली का नॉर्दर्न पार्ट जो था, इट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप, सॉरी, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली। ये सेंट्रल पार्ट है आपका, ठीक है। ये जो था, इट इज रूल्ड बाय द पोप। अब पोप जानते होंगे कौन होता है? पोप इज द चर्च फादर ऑफ द चर्च। चर्च के जो फादर होते हैं, जो सबसे ऊंची पोस्ट पे होते हैं, दैट इज नोन एज द पोप। तो ये जो सेंट्रल पार्ट था, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पोप ऑफ द चर्च। एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंगडम, किंग्स ऑफ स्पेन। और ये जो आपका सदर्न पार्ट है, ठीक है, ये साउथ पार्ट है आपका इटली का। ये आपका साउथ पार्ट है। ये आपका जो था वो आपका किसके अंदर था? ये था आपका बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये इनके अंदर था। तो इस तरह से इटली जो था वो 7 पार्ट में डिवाइड था, उसमें 3 पार्ट्स आपको जो है वो बता दिए। Even the Italian language had not acquired one common form
and still had many regional and local variations. अब इटली की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? जो नेशनल लैंग्वेज है वो है आपकी इटालियन लैंग्वेज। और मैं आपको एक बात बताऊं, इटालियन लैंग्वेज में जो थैंक यू होता है, हम जो थैंक यू वर्ड यूज करते हैं, ये आपको नॉलेज दे रहा हूं, ये आपका जो है इसको इटालियन लैंग्वेज में ये कहा जाता है ग्रेजी, ग्रेजी मिले ये कहा जाता है। ठीक है, इटालियन लैंग्वेज में थैंक यू को जो है वो ग्रेजी मिले कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इटालियन की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं थी। इटालियन वॉज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अपनी कोई कॉमन फॉर्म नहीं थी। जैसे हमारी हिंदी जो है उसके अगर हम बात करें तो हमारी हिंदी की कोई भी एक कॉमन फॉर्म होती है, कॉमन फॉर्म नहीं है। आप जाएंगे, आप खासकर उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है, या हमारे जो आपका मध्य प्रदेश का एरिया है, जो हिंदी भाषी, प्योर हिंदी भाषी बेल्ट है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे हिंदी में जो है वो खड़ी भाषा के शब्द, अवधि वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। बिहार में हिंदी मिक्स्ड आपकी जो है वो बिहारी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। मतलब एक कॉमन फॉर्म हमारी हिंदी की नहीं है, हालांकि हम एक कॉमन फॉर्म लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग लैंग्वेज की जो है, क्योंकि कहा यह जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी, 3 कोस पर बदले वाणी। तो एक कोस पे जो है वो पानी का टेस्ट बदल जाता है, तो 3 कोस के को जो अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से ये आपका एक दोहा था। तो इटालियन लैंग्वेज की भी कोई कॉमन फॉर्म इन सभी स्टेट्स में जो थी वो नहीं थी, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज जो थी वो नहीं बोली जाती। एंड और उसमें जो थी वो बहुत सारी वेरिएशंस जो थी, ठीक है, बहुत सारी वेरिएशन जो थी वो इटालियन लैंग्वेज में आपकी देखने को मिलती थी। ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic. तो Giuseppe Mazzini का नाम आप पहले भी सुनकर आए हैं, मैंने आपको इसी चैप्टर में जो है वो पहले भी बताया है। इसका नाम आपने जो है वो पहले भी सुना होगा, पहले भी मैंने आपको जो है वो बताया था, क्योंकि वहां उन्होंने जो थे वो कुछ सीक्रेट सोसाइटीज आपको याद होगा फॉर्म की थी। उसमें से 2 सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो थी, उसमें एक का नाम था यंग इटली और दूसरी जो थी वो 2 तरह से आपकी जो थी वो थी। तो इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। और इन्होंने विजन किया था, इन्होंने जो था वो जैसे आर्किटेक्ट किया था, आप ये बोल सकते हैं कि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और इन्होंने जो था ये जो थे वो इटली को क्या चाहते थे, ही वांट टू मेक इटालियन रिपब्लिक यूनिटरी, ये ही वांट्स टू मेक इटालियन एज यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक जो थे वो बनाना चाहते थे। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. ये बात मैंने अभी भी आपको बताई और पहले के वीडियोस में भी बताई है कि यंग इटली नाम से जो थी he has formed secret societies, और ये जो थे अपनी गोल्स या अपने एम को अचीव करने के लिए ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी ये उन्होंने फॉर्म की थी। अब ये सीक्रेट सोसाइटी क्या थी? इट वाज अ ग्रुप ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल, इट वाज अ ग्रुप ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनिस्ट uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848. तो इसके बाद जो है वो आपकी रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स हुई थी, मतलब विद्रोह, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विद्रोह हुए थे। कब कब हुए थे विद्रोह? दोनों डेट्स, दोनों ईयर्स आपने याद रखने हैं, 1831 में
एंड 1848 में, 1831 में एंड 1848 में। लेकिन ये दोनों ही रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो थी दे गेट फेल्ड, फेल हो गई थी दोनों ही ये, ठीक है, दे गेट फेल्ड। तो इसलिए रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुई थी 1831 में और 1848 में। ये अपराइजिंग्स आपकी जो थी रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो थी ये फेल हो गई थी दोनों, ठीक है, ये दोनों आपकी फेल हो गई थी। और इस फेल होने का मतलब क्या था, इनके अपराइजिंग्स के फेल होने का क्या मतलब था? फेल होने का मतलब ये था कि जो आपकी सेरेडिनिया जो आपकी फॉर्म पेडिमोंट था, ये जो आपकी इटालियन जिसमें सिर्फ इटली के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट थे वो रूल करते थे, इसके ऊपर जो थी वो इटली के यूनिफिकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो आ गई थी। इनके फेल होने का मतलब ये था कि इसके ऊपर जो थी it meant that all the responsibility to unify the Italy became on Sardinia's prominent and Sardinia's prominent king. कौन था इस टाइम king? Who was the king of? The king of Sardinia prominent was Victor Emmanuel Victor Emmanuel EMMANUEL Victor Emmanuel II. He was the king of the Sardinia predominant और इनके ऊपर जो थी वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी टू यूनिफाई द इटली। अब यूनिफिकेशन कैसे होनी थी? यूनिफिकेशन इज ओनली टू द हेल्प ऑफ वॉर्स, ठीक है। सो सिर्फ किस वजह से किसकी वजह से हो सकती थी? इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वॉर्स, जो सिर्फ वॉर की वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इन द आईज of ruling elites of the region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब ध्यान से देखिए, in the eyes of elites, elites कौन थे? Who was elites? Elites was the rich section of that particular एम्पायर और डायनेस्टी, ठीक है। तो वो जो एलिट्स थे उनके लिए क्या था? उनके लिए यूनिफिकेशन का क्या मतलब था? उनके लिए for elites the unification of Italy means that fastest economic development, ठीक है जी, फास्टेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा जो था वो था पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगर इटली एक हो जाएगा तो जो ये एलीट क्लास है they think that it will have a fast economic development of the economy, and second they will have the political dominance over the Italy. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. अब किसने जो था वो इटली को यूनिफाई करने का जो था वो बीड़ा उठाया था? तो उनका नाम था काउंट कैवर। अब ये काउंट कैवर कौन थे? Who was काउंट कैवर? काउंट कैवर was a प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, he was a प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इटली की यूनिफिकेशन में और जर्मनी की यूनिफिकेशन में, इन इटली यूनिफिकेशन एंड इन जर्मनी यूनिफिकेशन, हु वाज द मेन हीरोज? दीज प्राइम मिनिस्टर्स। आपको याद होगा जर्मनी की यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑस्ट्रियन एम्पायर के वो प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ पे काउंट कैवर जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ही जो थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे। This person led the movement to unify the regions. But remember one thing,
दिस काउंट केवर वॉज नॉट अ रेवोल्यूशनरी, ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ही ये डेमोक्रेट थे। मींस ही डज नॉट बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में विश्वास नहीं करते थे। जो इनके डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। सो काउंट केवर, मैंने अभी बताया आपको, ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी, वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे और ना ही वो डेमोक्रेट थे। मींस ही डज नॉट बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और एक बात उनके बारे में और है कि ही वॉज वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलीट। ठीक है, तो वो ही वॉज अ मेंबर, एलीट मेंबर ऑफ द इटालियन सोसाइटी। मैंने आपको एलीट का मीनिंग जो है वो क्लियर कर दिया। तो वो भी आपके काउंट केवर जो थे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द एलीट सोसाइटी। और नंबर सबसे इंपॉर्टेंट और कि ही स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज बेटर, फ्रेंच जो थे वो बहुत अच्छे से बोलते थे। काउंट केवर स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज बेटर देन द इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज जो इतनी अच्छे से नहीं बोल पाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज उतनी ही अच्छे से बोल पाते थे। दो अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। Because he speaks the French language, तो फ्रांस के साथ इसका मतलब जो थे, इनके रिलेशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो with the help of French army, ठीक है, with the help of French army, the Count Cavour defeated, किसको डिफीट किया? defeated किसको डिफीट किया? defeated the Austrian forces, defeated Austrian forces। अब वही आपको जो है in 1859, अब वही आपको जो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था वो आपको ध्यान में लाना है। नॉर्थ पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड सदर्न पार्ट। नॉर्थ जो सेंट्रल पार्ट था, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पोप। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पोप। द नॉर्दर्न पार्ट वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ जो था, यहाँ के जो किंग थे, द किंग ऑफ दिस एरिया वाज डिफीटेड बाय काउंट केवर। मतलब काउंट केवर ने इस एरिया को जो था वो सबसे पहले, मतलब नॉर्दर्न इटली को जो था वो सबसे पहले कैप्चर किया। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अब एक और हीरो की एंट्री होती है यहां पर, तीसरे हीरो की, जो आपके इटली यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, और उनका नाम जो है वो है गियुसेप्पे गैरिबाल्डी। और उनके नाम की स्पेलिंग है GIUSE, गियुसेप्पे गैरिबाल्डी, ये इनका नाम है। ये तीसरे हीरो हैं जो आपके इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो था, जो रेगुलर ट्रुप्स थे, रेगुलर ट्रुप्स मतलब जो आर्मी थी, चाहे वो आपकी फ्रांस की थी, चाहे वो आपकी जो काउंट केवर जो थे वो आपके सर्दिनिया पिएडमोंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, सर्दिनिया की जो आर्मी थी उसकी, फ्रेंच आर्मी, ये उनकी जो रेगुलर आर्मीज थी वो, प्लस इसके अलावा इसके जो नेतृत्व में, इसके अंडर बहुत सारे आर्मी वॉलंटियर्स जो थे, उन्होंने भी जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को एम्पायर को हराने में जो था वो बहुत बड़ा रोल जो था वो प्ले किया था।
अब उसके बाद ये हिस्सा जीत लिया। अब उसके बाद दे मूव टू द सदर्न पार्ट ऑफ द इटली, साउथ में मूव हो गए। जब साउथ में मूव हुए तो साउथ में वहां पर जो पीजेंट्स थे, मैंने आपको पीजेंट्स और फार्मर्स के बीच में डिफरेंस बताया था। जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को जो था वो सर्दिनिया पिडोमेंट प्लस गैरिबाल्डी की जो वॉलंटरी आर्मी थी, इनको वहां पर सपोर्ट मिला। और सपोर्ट मिलने के बाद इन्होंने जो इस एरिया के जो स्पेनिश रूलर थे, ठीक है, जो स्पेनिश रूलर थे, उनको वहां पर जो था वो डिफीट कर दिया। कब डिफीट किया? इन 1861। 1861 में जो था वो उनको डिफीट कर दिया। उसके बाद आप देखिए साउथ पार्ट आ गया। नाउ कौन था सर्दिनिया पिडोमेंट का रूलर? क्या नाम था उसका? उसका नाम था विक्टर। मैंने अभी बताया आपको, विक्टर इमैनुअल, ठीक है, विक्टर इमैनुअल टू। ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द इटली। उसे जो था वो इटली का किंग जो था वो बना दिया। हाउएवर एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी नहीं है ये, आपका यहां तक आपका जो है वो यूनिफिकेशन पूरा हो गया। लेकिन इसमें जो थी वो दो बातें बता रहा है, दो इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी आपकी इटली की, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो आपकी इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। और दिस पॉपुलेशन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो लोग इटली की यूनिफिकेशन के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी। सुनिएगा क्या मजेदार बात हो रही है। जो जिन पीजेंट्स ने यहाँ पे सदर्न पार्ट में जब ये गियुसेपी गैरिबाल्डी की आर्मी पहुंची थी, तो जो पीजेंट्स ने इनका साथ दिया था, उन लोगों के लिए, वो लोग जैसे हम अपनी कंट्री को इंडिया बोलते हैं, तो वो लोग जो था, ये लोग जो थे वो अपनी कंट्री को इटालिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? इटालिया बोलते हैं। तो इनके लिए जो था, इन पीजेंट्स के लिए इस इटालिया का स्पेलिंग जो थी वो ये थी, ये LA ला तिला, ये स्पेलिंग थी इनके लिए, ये पीजेंट्स के लिए ये स्पेलिंग थी। और ये लोग सोचते थे कि लाटिलिया जो है वो कौन है? लाटिलिया जो है वो विक्टर एमुअल की वाइफ है। मतलब इन आप सोच सकते हैं कि कितने इलिटरेट लोग जो थे वो ये लोग थे, कितनी इलिटरेसी थी वहां पे। तो विद दिस इज नोन एज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वेरी मच। अब अगले बार जो है वो हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन करेंगे। और अब बहुत जल्दी, शायद विद इन अ वीक और विद इन 1 or 2 days we will receive a letter from YouTube or mail from YouTube that we can conduct a live sessions, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर से पहले लाइव सेशंस नहीं हो सकते। तो शायद जैसे ही मेल आएगी विद इन अ वीक और विद इन अ न्यू ईयर we will start a live sessions for you people, so that if you have any kind of doubts in social science of class 9th and 10th, and any doubts if they have, I can assure you that I will try to remove all those doubts when we have a live class.